नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में अपनी कलम अपने आवाज चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी संधि में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि पूरी पढ़ ली है। उसके बाद टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने सामान्य परिचय, सत्व संधि और उत्तर संधि जिसे संस्कृत में कहा जाता है। आज हमारा अगला टॉपिक है विसर्ग संधि का अगला भेद, ऋत्व संधि जिसे संस्कृत में कहा जाता है ऋत्व। ऋत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है, इसलिए इसे ऋत्व संधि कहा जाता है। अब देखिए, एक बार पूरी विसर्ग संधि को आराम से शुरू से देखते हैं हम। दोस्तों, थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का, लेकिन अगर सही से एक बार समझ लिया आराम से तो वादा रहा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं संधि, विसर्ग संधि पूरी एक बार जो मैंने सत्व और उत्तर संधि पढ़ाई है उन सब की बात करेंगे। उसके बाद हम उत्तर संधि पढ़ेंगे। जैसे हमने बात की कि विसर्ग में हमें क्या करना है, 44 वर्णों को मिलाकर देखना है। विसर्ग के बाद में विसर्ग संधि की पहचान क्या है कि विसर्ग के बाद क्या मिलेगा, या तो स्वर या व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। हम इन दोनों को ये भी तो कह सकते हैं कि 44 वर्ण हो। हम इन 44 वर्णों को दो भागों में बांटा था। पहला था अघोष वर्ण और दूसरा सघोष। अब अघोष और सघोष क्या है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल छोटे से वर्ण याद रखने हैं। अघोष में कौन कौन से आते हैं, वर्ग कितने होते हैं, 5। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 5। जैसे क्या वर्ग है, च वर्ग है, क्या में क्या ख ग घ आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार च वर्ग ट वर्ग 5 वर्ग हैं। अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, सभी वर्ग का 5 वर्गों में क च ट त प, इनमें पहला और दूसरा वर्ण, 5 वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। उसके बाद में तीनों सह, उसके बाद में तीनों सह, ये होते हैं अघोष। ये जब विसर्ग से मिलते हैं तब तो होती है सत्व संधि। मतलब विसर्ग के बाद में यदि ये होते हैं पहला दूसरा स तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सत्व संधि। इसके बाद जो बचा है सघोष वर्ण, इनसे दो संधि भेद करेंगे हम। एक तो है उत्व, जो उत्व तो हम कल पढ़ चुके हैं, और एक है ऋत्व जो आज पढ़ेंगे। अब उत्व और ऋत्व ये हम देखते हैं। सघोष कहाँ पर उत्व होगी, कहाँ पर ऋत्व होगी। उ का मतलब क्या है, उत्व का मतलब क्या है कि जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ होता है वहाँ उत्व, विसर्ग के स्थान पर र होता है वहाँ पर ऋत्व। उ कहाँ होता है और र कहाँ होता है, देखते हैं। सघोष में क्या क्या हो कि यदि सघोष में किस प्रकार मिले सघोष वर्ण कि उ हो और किस प्रकार मिले तो र हो। देखते हैं कि विसर्ग से पहले यदि अ हो, विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद अ, केवल अ। सघोष की बात ये आपको मालूम है, जो वर्ण ये बचे हैं वही क्या है, सघोष। जिनमें मतलब पहला दूसरा तो यहाँ आ गया, बचे क्या क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, व, है और स्वर। जितने भी स्वर हैं वो तो पहला दूसरा से ये तो हो गए 13, और ये तीसरा चौथा पांचवा ये रहा है स्वर, ये हो गए 31। कुल मिलाकर कितने हो गए, 44। तो सघोष इसमें उत्व और ऋतु में इनको मिलाकर पढ़ेंगे 31 वर्णों को। कौन कौन से कैसे मिले कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग से बाद में भी अ हो, स्वर में केवल क्या हो, अ। ठीक है, अब आगे क्या क्या है, जो भी सघोष बचे क्या हो, सघोष तीसरा चौथा पांचवा ये है, स्वर में केवल अ होना चाहिए और सभी सघोष वर्ण। ठीक है, शर्त ये याद रखनी है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। तो वहां पर इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, उ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, उ हो जाता है। कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो, या सभी सघोष वर्ण, स्वरों में केवल अ हो और सभी सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं र कहाँ होता है। यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ के अलावा, विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई भी स्वर हो और बाद में चाहे कोई भी स्वर और सघोष वर्ण जितने भी हैं, सघोष में स्वर भी आ गया तो मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा ये रे लव है और सभी स्वर, चाहे स्वर कोई सा भी हो, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, अ स्वर नहीं होना चाहिए। अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आता है, ये बात याद रखनी है। तो स्वर विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए,
ए हो तो क्या होता है, ऊ हो जाता है। और यदि ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ई ऊ री जो भी, तो वहां पर क्या हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, रह हो जाता है। यह है ऋत्व संधि। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे ऋत्व संधि। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हम देखते हैं कि ऋत्व संधि में क्या हो कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ए के अलावा स्वर, ए के अलावा कोई भी स्वर हो और विसर्ग, उसके बाद में क्या हो, सघोष स्वर्ण। सघोष स्वर्ण की बात कर चुके हैं हम। सघोष स्वर्ण में क्या क्या आते हैं, सभी स्वर आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, रे, ले, व और है, ये होते हैं सघोष स्वर्ण। तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए के अलावा ए नहीं होना चाहिए। यदि ए हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर, क्या आदेश हो जाता है, र आदेश हो जाता है। इसे कहते हैं ऋत्व संधि या विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसे हम शब्द लेते हैं बार बार परीक्षाओं में, शुद्ध अशुद्ध में बार बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में लगभग। शब्द है आसी ही धन वाद। शब्द क्या है, आसी ही धन वाद। अब देखिए विसर्ग का यहाँ पे विसर्ग लिखा, आगे क्या है, आ, से, और स में क्या मात्रा है, ई है। इसका मतलब ए नहीं है, यही चाहिए हमें। पर विसर्ग के बाद में क्या है, वाद। वह क्या आता है, सघोष स्वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के स्थान में क्या करना है, हमें र करना है। क्या करना है, र करना है। और जैसा है वैसा मिला दो, तो क्या बचा, स में वापिस एक की मात्रा मिला दी बड़ी, र का र और वाद। तो मिलाने पर क्या शब्द बनेगा, र कहां से ला जाएगा, आधा है तो ऊपर, और शब्द क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। आराम से देख लीजिए, आ शी की मात्रा ई बड़ी है और वा के ऊपर र है और द। शुद्ध अशुद्ध में बार बार पूछा जाता है आशीर्वाद, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इस प्रकार यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो और आगे सघोष स्वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं, शब्द है धनु धन वेद। शब्द क्या है, धनु धन वेद। अब देखिए न में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान में क्या करना है, रह कर दो। क्यों कर दो रह, कि विसर्ग से पहले ऊ है और आगे क्या है, वह है, मतलब सघोष है। विसर्ग कार्य कर दिया और शब्द मिलाने पर क्या बन जाएगा, धनुर्वेद, र ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार संधि विच्छेद पूछे तो क्या करना है, जैसे आशीर्वाद का संधि विच्छेद पूछ लिया, इसी पहचान पूछ ली। शब्द ज्यादा कहां से पूछते हैं, पहचान की कौन सी संधि है। तो करना क्या है, सार्थक शब्द मिले दो और जहां से संधि होती हो इसके दोनों तरफ, एक तरफ सघोष स्वर्ण मिल जाए, एक तरफ विसर्ग मिल जाए, और विसर्ग से पहले क्या मिल जाए, ए के अलावा कोई भी स्वर। आप भी हो सकता है ए के अलावा होना चाहिए। तो वहां पर कौन सी संधि माननी है हमें, उत्तर विसर्ग संधि। हिंदी में सीधा क्या पूछेंगे, विसर्ग संधि। संधि विच्छेद का पूछे तो क्या करना है, रह के स्थान पर विसर्ग कर देना है पहचान के आधार पर। तो अब कुछ शब्दों के माध्यम से उनको मिलाकर देखते हैं ऋत्व संधि के उदाहरण। दोस्तों, बहुत सारी किताबों में उदाहरण दिए हुए हैं, आपको वहां से बार बार अभ्यास करना है। कक्षा 6 से 10 की किताबों में पीछे जो भाषा की बात की गई है उनमें से उदाहरण करने हैं, बार बार मिलाने हैं। जितने ज़्यादा आप उदाहरण देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको संधि आराम से समझ में आएगी, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस के आधार पर परीक्षा में सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, पहला देखते हैं हम वही धन अंग। पहला क्या है, वही धन अंग। यहाँ पे देखो हमने बात की थी कि क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले क्या हो, ए के अलावा कोई स्वर हो और बाद में क्या हो, कोई भी सघोष वर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विसर्ग से पहले क्या है, छोटी की मात्रा है, आ गया मतलब सघोष वर्ण आ गया। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का वह हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, बहिरंग। विसर्ग के स्थान पर रह हो गया और आगे वाला ए इसमें मिल गया, बहिरंग। धनुधारी, विसर्ग से पहले ऊ है, ए नहीं है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा,
धनुर्धारी। इसी प्रकार आशीर्वचन विसर्ग से पहले ई बड़ी है तो रह हो जाएगा आशीर्वचन। आविर्भाव, आवी धने भाव तो आविर्भाव विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। ज्योतिमय विसर्ग के स्थान पर ई आ गया पहले और बाद में म आ गया, सगोष वर्ण आ गया तो रह हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा ज्योतिर्मय। रह ऊपर चला जाएगा आधा वर्ण। यदि विसर्ग से पहले सगोष में स्वर आए तो वो स्वर र में मिल जाता है, और स्वर नहीं हो अन्य सगोष वर्ण आए तीसरा चौथा पांचवा इनमें से तो क्या होता है र जो होता है वो ऊपर चला जाता है। धनु धन धर तो क्या हो जाता है धनु प्लस धर में क्या होगा उ मात्रा आगे आगी विसर्ग का क्या हो जाएगा र, शब्द क्या बन जाएगा धनुर्धर। आयुर्वेद, आयु धने वेद आयुर्वेद कैसे होगा वो आपको बता दिए है। क्या होगा कि विसर्ग से पहले अन्य होना चाहिए और बाद में सगोष हो तो विसर्ग का र हो जाता है। चतुर्दिशा वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है चतुर्दिशा। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए, विसर्ग से पहले क्या है ओ है तो क्या किया विसर्ग का र कर दिया, लेकिन दिशा शब्द है इसको संधि करते समय दिशा का दिश लिखा जाता है। जैसे रात्रि का रात्र लिखा जाता है उसी प्रकार दिशा का दिश लिखा जाता है। अक्षी का अक्ष लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात याद रखने की है। अक्षी रात्रि दिशा तो इनका क्या होगा अक्ष रात्र दिश इस प्रकार लिखा जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पर चतुर्दिश। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्भुज तो इसी का र होगा और शब्द क्या हो जाएगा चतुर्भुज। ज्योतिर्विद तो विसर्ग का र हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा ज्योतिर्विद। दहलंत है याद रखना, शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है ज्योतिर्विद। दोस्तों अब कुछ अलग बात करते हैं। यहाँ पर विसर्ग संधि की बात लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द बार बार पूछे जाते हैं और हम गलती कर देते हैं बार बार, तो यहाँ पर आपके सारी कंफ्यूज दूर कर रहे हैं। ये 4 शब्द हैं, 4 उपसर्ग हैं, निर निस दुर और तुस। बार बार गड़बड़ रहती है कि इसमें व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, दोनों में काम आते हैं। लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई विद्वान क्या करते हैं कि इनको जैसे निर है इसको नी करके और विसर्ग संधि में मान लेते हैं, निस को भी नी करके विसर्ग संधि में मान लेते हैं, दुर को भी क्या करते हैं दू के विसर्ग लगाया रह का विसर्ग किया और क्या कर लेते हैं विसर्ग संधि में मान लेते हैं। लेकिन डॉक्टर राघव प्रकाश सामान्य व्याकरण हिंदी जो है उसमें क्या मानना है, ये जो बताए हैं नी के बाद में विसर्ग और दू के बाद में विसर्ग, ये क्या है अशुद्ध उपसर्ग है। क्या है अशुद्ध उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा क्या होता है निर होता है निस होता है, इसके अगर विसर्ग लगा दिए तो ये उपसर्ग नहीं रह जाएगा, तो इनको अशुद्ध मानना है। क्या मानना है अशुद्ध मानना है। तो क्या होगा यदि इनको मिलाते समय, यदि इनको किसी शब्द से मिलाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर क्या करना है संधि नहीं होगी, वहां पर क्या होगा केवल संयोग माना जाएगा। क्या माना जाएगा संयोग। जैसे बात करते हैं शब्द है निर्धन अक्षर। क्या है निर्धन अक्षर। तो यहाँ पे देखिए अगर इनका शब्द बनाते हैं तो र में ए मिल जाता है और शब्द क्या बन जाता है निरक्षर। ठीक है, इन्हीं को कई विद्वान क्या करते हैं इसको कर दिया नी और धन अक्षर। अशुद्ध है। हिंदी व्याकरण का शुद्ध यही माना जाएगा कि इसमें क्या है संयोग है, संधि नहीं है, डॉक्टर राघव प्रकाश आचार्य के आधार पर। इस प्रकार इनका देखते हैं। जैसे शब्द है दुस धन साहस, तो मिलाने पर क्या बनेगा सही से मिल जाएगा और शब्द क्या बनेगा यहाँ पर दुस्साहस। ये भी क्या है संयोग है, यहाँ पर संधि नहीं है। इसका संधि विच्छेद अगर कोई ऐसा बताता है कि दु धन साहस है, ठीक है, तो ये क्या है अशुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध क्या है दुस्साहस बनेगा और वो भी क्या होगा संयोग होगा। और यदि यहाँ पर परिवर्तन होता है, बात क्या करते हैं संधि क्या करनी है, आपको यही मानना है कि संधि अगर कुछ परिवर्तन होता है तभी हमें संधि माननी है।
जैसे बात करते हैं दुस धन कृति, क्या है दुस धन कृति। तो यहाँ पर हम बात की थी हमने पहले व्यंजन संधि में, यहाँ पर संधि कौन सी होगी ये भी बात याद रखनी है, विषयक संधि नहीं होगी, यहाँ पर संधि कौन सी होगी व्यंजन संधि होगी। कैसी होगी, स आ गया कैवर का, यदि स के बाद में इस स के स्थान में क्या हो जाएगा मूर्धन्य स हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर मिलाने से दुष्कृति। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, देखो दंत स था मूर्धन्य स हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर परिवर्तन होने से व्यंजन संधि मानी जाएगी। इसी प्रकार शब्द है निस्धन चय, निस्धन चय। यहाँ पे देखो हमने बात की थी यदि स के बाद में चवर्ग का पहला दूसरा हो तो स के स्थान में क्या हो जाता है तालव्य स हो जाता है, तालव्य वर्ण होने पर। तो यहाँ पर इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा शब्द निश्चय। परिवर्तन हुआ है दंत स के स्थान पर तालव्य स हो गया, तो यहाँ पर व्यंजन संधि मानी जाएगी। दोस्तों बात यही है कि यहाँ पर परिवर्तन होता है वहीं पर क्या होती है संधि होती है, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी व्यंजन संधि होगी। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि यदि व्यंजन संधि की बात चल रही है कि यदि निरुपसर्ग हो, निरुपसर्ग हो और उसके बाद में र के बाद में र आ जाए, र के बाद में क्या आ जाए र आ जाए, तो इस पहले वाले र का तो लोप कर देना है, पहले वाले र का क्या कर देना है लोप कर देना है। और जो पहले वर्ण आया है ए के अलावा स्वर, यहाँ पे ए के अलावा स्वर मिलेगा निर और दुर में, ठीक है। तो ई है, तो यहाँ पे क्या कर देना है जो ए के अलावा जो स्वर आया है पहले उसको दीर्घ कर देना है। तो न छोटी है तो इसको नी कर दिया बड़ा, उसका लोप कर दिया और रह जाए, शब्द क्या बनेगा नीरज व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। संधि में हमें हिंदी के अंदर विषयक संधि इसको नहीं मानना है। कोई क्या बताते हैं इसे बताते हैं इसका निर्धन रज, तो ये निर अशुद्ध है, यहाँ पे क्या होगा निर्धन रज और इसमें रह का लोप कर दिया, इसको दीर्घ कर दिया और शब्द क्या बनेगा नीरज। इसी प्रकार शब्द है दुर्धन राज, दुर्धन राज। यहाँ पे देखो र से पहले एक के अलावा कुछ स्वर आ गया और आगे भी आ गया, तो पहले वाली इस रेखा तो कर देंगे हमें लोप, इस रेखा तो कर दिया लोप। अब जो पहला स्वर आया है र से पहले उसको दीर्घ कर देते हैं, दू तो कर दिया बड़ा और आगे वाला उतार देते हैं राज। इसी प्रकार हम देखते हैं शब्द है नीरव, दुराज, निरोग, दुरम्य आदि जो शब्द हैं इनमें क्या होगी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग करने पर क्या करना है हमें उपसर्ग करना है। केवल उपसर्ग का शुद्ध रूप यही होता है निर्धन रव, दुर्धन राज, निर्धन रोग और दुर्धन रम्य। तो हमें विच्छेद करते समय क्या करना है, जो बड़ी मात्रा है उसको क्या कर दिया छोटी, और जो बीच में तरह का आगम कर देना है और रव दोनों तरफ रह हो गया। तो वापिस अगर संधि करें तो क्या बन जाएगा शब्द नीरव, दुराज, निर और दुरम्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें क्या होगी व्यंजन संधि होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक रुत्व संधि। इसमें इसी आधार पर आज संधि का चैप्टर पूरा होता है, लेकिन हम अगले वीडियो में एक संधि का एक टॉपिक बनाकर लाएंगे, ऐसा वीडियो जिसमें से आपको हर परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। वो वीडियो क्या होगा, सभी संधियों के अपवाद, सभी संधियों के अपवाद उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और वर्तमान परीक्षाओं में वही अपवाद बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।